शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग बात किए थे ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल ठीक है किसको बोलते हैं करके बताया था, ऐसा एनिमल जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, उपस्थित हो, और वो ध्यान समझना विभिन्न विटामिन का या विभिन्न अमीनो एसिड का या प्रोटीन का क्या करता हो, निर्माण करता हो, जो कि मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो। यहाँ तक क्लियर है। उसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल में हम लोग रोजी काऊ के बारे में बात किए थे, जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन युक्त ठीक है किसका उत्पादन करता था, दूध का उत्पादन करता था। क्लियर है ना। इसके साथ हम लोग ट्रांसजेनिक गोट का बात किए थे। ट्रांसजेनिक गोट जो रहता था अल्फा एंटीट्रिप्सिन का उत्पादन करता था, जो कि एम्फाइसीमा रोग के उपचार के लिए क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात किए थे, ट्रांसजेनिक माइस के बारे में, ठीक है, जिसके ऊपर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का क्या किया गया था, क्या इंसर्जन किया गया था, ठीक है ना, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का क्या किया गया था, स्टडी किया गया था। उसके बाद हम लोग ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ के बारे में पढ़े थे। ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ के बारे में पढ़े थे कि इनका क्या क्या लाभ होता है। क्लियर है कि नहीं। अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में। क्लियर है। ट्रांसजेनिक फसल क्या होता है इसके बारे में, कि किस प्रकार से कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, कृषि में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ट्रांसजेनिक क्रॉप किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप, हेडिंग डालो, ट्रांसजेनिक क्रॉप। क्लियर है कि नहीं, ट्रांसजेनिक क्रॉप। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बायोटेक्नोलॉजी से प्राप्त, बायोटेक्नोलॉजी से प्राप्त पादप को ही, प्राप्त पादप को ही, पादप को ही ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप या ट्रांसजेनिक प्लांट, या फिर इसी क्या बोलते हैं, जीएमओ। क्या बोलते हैं, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप का हमको जरूरत क्यों पड़ा। नॉर्मली हम लोग जब एग्रीकल्चर करते हैं, ध्यान समझना, ठीक है ना, एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, कृषि, तो कृषि हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से। एक तो होता है तुम्हारा कृषि रासायनिक आधारित खेती, ठीक है ना, कृषि रसायन, ठीक है ना, कृषि जो है रासायनिक आधारित कृषि है, मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आपका फर्टिलाइजर का, उर्वरक का उपयोग करता है, ठीक है ना, खाद वगैरह डालते हैं। क्लियर है। रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, नॉर्मल आज के डेट में वही चलता है। क्लियर है ना। इसका दिक्कत क्या है, ये सस्ता तो है लेकिन मनुष्य के लिए क्या है, ये हानिकारक है। क्या है, हानिकारक। दूसरा होता है आपका कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। कार्बनिक कृषि में क्या होता है बोला हूं मैं, ठीक है, केवल वर्मी कंपोस्ट खाद का यूज होता है, गोबर खाद का यूज होता है, ठीक है ना, या आपका जैविक खाद जिसको बोलते हैं उसका यूज किया जाता है। यहाँ तक समझ आ रहा है। किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं होता। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्राप्त उत्पाद तो बहुत बेस्ट होता है, लेकिन उसका रेट मार्केट में बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि ऑर्गेनिक काऊ रहता है, ठीक है, ऐसा गाय जिसको केवल ऐसा प्लांट खिलाया गया है जो कि, ठीक है ना, गोबर खाद से उत्पन्न हुआ है, यानी कि वो जो प्लांट को खाता है उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल है क्या, नहीं, तो उसका जो दूध का रेट रहेगा वो कितना रहेगा तुम्हारा, 90 रुपये लीटर, 110 रुपये लीटर, 120 रुपये लीटर, या 150 रुपये लीटर तक जा सकता है। क्लियर है कि नहीं। नहीं तो नॉर्मल जो गाय रहता है उसका दूध का रेट कितना जाएगा पर लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 50 रुपया। समझ आ रहा है। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो रहता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा विशेष देख रेख में किया जाता है और उसका रेट बहुत क्या होता है, ज़्यादा। तो नॉर्मल आदमी इसको सहन कर पाएगा क्या, नहीं, वहन कर पाएगा क्या, नहीं। और तीसरा होता है आपका, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी से निर्मित फसल आधारित खेती, निर्मित फसल आधारित खेती मतलब ऐसा कृषि करना है जिसमें किसका उपयोग हुआ हो, बायोटेक्नोलॉजी का। किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जिसमें किसका यूज हुआ हो, बायोटेक्नोलॉजी का। आज के डेट में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक समझ आया। हम लोग किसके ऊपर पढ़ेंगे, आप बायोटेक्नोलॉजी से निर्मित फसल के ऊपर आधारित
खेती, मतलब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का खेती में कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब खेती में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले कृषि में कौन कौन सा समस्या और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करते हैं, मिटा दूं क्या मैं। ठीक है, तो कृषि आधारित क्या क्या समस्या है, ठीक है ना, कृषि के ऊपर आधारित कौन कौन सा समस्या है, कृषि आधारित क्या क्या समस्या है, आधारित समस्या। तो कृषि आधारित समस्या में ठीक है ना, सबसे पहला आपका समस्या होता है क्या, ध्यान समझना, उत्पादन में वृद्धि। किसमें वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। मान लो 1 एकड़ में मात्र 10 बोरा आपका धान हो रहा है तो दिक्कत है, कम से कम 25 से 30 बोरा होना चाहिए, 40 बोरा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, पर एकड़ में। ठीक है, तो उत्पादन में वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, मतलब हमारा जो फसल है वो ऐसा हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ में क्या दे सके, फसल दे सके। उत्पादन में वृद्धि करना पड़ेगा। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। और दूसरा वातावरणीय प्रतिरोध है, जैसे कि वातावरणीय प्रतिरोध, जैसे कि क्या है आपका ताप पड़, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या सूखा हो गया, ठीक है, या पीड़क हो गया, कीड़ा, इनके प्रति प्रतिरोधी फसल होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब जो हर परिस्थिति को क्या कर सके, सहन कर सके, फेस कर सके, ऐसा पौधा हमको चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा लवण हो गया, या ज़्यादा पानी हो गया, या सूखा पड़ गया, तो ऐसे टाइम में भी हमारा जो फसल है उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। और कैसे, और क्या दिक्कत आता है आपका, पोषक मान में वृद्धि होना चाहिए। फसल जो उगा रहे हैं उसके पोषक मान में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। और चौथा कृषि आधारित समस्या, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकना है हमको। किसको रोकना है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकना। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मतलब फसल को काट लिए, काटने के बाद उसको मंडी में ले जा रहे हो, जैसे टमाटर को, ठीक है, अब जाम लग गया या कहीं पास धरना या हड़ताल हो गया, 2 दिन 3 दिन तक आपका जो मटेरियल था वो मंडी में नहीं पहुंच पाया, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इससे भी किसान को क्या होगा, हानि होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो टमाटर है उसका कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, उसका जो रिपेनिंग क्षमता है, ठीक है ना, उसका खराब होने का जो क्षमता है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको दूर करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन तक वो टमाटर क्या रहे, आपका स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, ऐसा वाला स्वस्थ रहे बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है, क्या रहे, अच्छा रहे। क्लियर ना, वो जल्दी खराब ना हो। क्लियर है कि नहीं, वो जल्दी से एकदम पके मत, ऐसा कंडीशन बनाना पड़ेगा। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी हमको क्या करना है, रोकना है। अब हम लोग को क्या करना है, उत्पादन में वृद्धि हेतु निफ जीन का उदाहरण दिया है हमारे बुक में। किसके बारे में दिया है, निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन का। वातावरण प्रतिरोध, ताप, सूखा, पीड़क प्रतिरोधी पौधा। पीड़क प्रतिरोधी पौधा को समझाने के लिए हमको उदाहरण दिया हमारे कोर्स में बीटी कॉटन का। किसका उदाहरण दिया है, बीटी कॉटन का, ठीक है। और पोषक मान में वृद्धि को समझाने के लिए उदाहरण दे दिया है किसका, गोल्डन राइस का। किसका उदाहरण दिया है, गोल्डन राइस का। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकने के लिए आपको उदाहरण दिया है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो का उदाहरण दिया है। क्लियर है कि नहीं, सबका एक एक उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे उत्पादन में वृद्धि करना है, दलहन युक्त जो पौधे रहते हैं, ध्यान समझना, दलहनी जो पौधे रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का जरूरत पड़ता है, ठीक है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में। और फिर जो बैक्टीरिया, ध्यान समझना, जो नाइट्रेट को कन्वर्ट किया है उस नाइट्रेट को कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधा, ठीक है, तब जाकर के वो फसल का क्या कर पाता है, उत्पादन कर पाता है। क्लियर है कि नहीं। मतलब यदि दलहनी पौधे हैं, दलहनी पौधे मतलब मूंगफली हो गया आपका, उड़द हो गया, अरहर का दाल का हो गया, सोयाबीन हो गया, समझ आ रहा है ना, इन सब का यदि खेती करना है तो इनके जड़ों में क्या होना चाहिए, राइजोबियम नामक जीवाणु। क्लियर है, तब ये ज्यादा उत्पादन शो करेंगे। तो हम लोग क्या किए, ध्यान समझना, हर हमेशा राइजोबियम जीवाणु रहेगा क्या, नहीं, तो हम लोग क्या किए, राइजोबियम जीवाणु था, उसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाला क्या था, जीन था, उस जीन को निकाले, ठीक है, प्लाज्मिड के साथ जोड़े और किसके अंदर एंट्री करा दिए, मूंगफली फसल के अंदर। तो क्या अब बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं। किस जीन को इंट्रोड्यूस करा है, निफ जीन को। किसको, निफ जीन को। निफ का फुल फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। समझ आ रहा है। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किए। और देखो तो वातावरण प्रतिरोध को समझाना था, कीड़ा है, कीड़े का अटैक हो रहा है, कॉटन बॉलवर्म बहुत ज्यादा किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, कपास के ऊपर। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कपास के पौधे को जैसे ही वो पीड़ा खाए तो वो कीड़ा क्या हो जाए, मर जाए।
और हमारा फसल लॉस ना हो, तो उसके लिए हम लोग प्रोड्यूस किए किसका, बीटी कॉटन का। किसका, बीटी कॉटन का। पूरा पढ़ेंगे। पोषक मान में वृद्धि, मान लो चावल है, उस चावल को खाने से केवल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, हम लोग ऐसा चावल बनाते हैं जिसको खाने से कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए और विटामिन का भी पूर्ति हो जाए, तो उत्पादन कर दिए किसका, गोल्डन राइस का। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकने के लिए हम लोग उपयोग किए हैं किसका, फ्लेवर सेवर टोमेटो का, ठीक है ना, जिसका रिपेनिंग कैपेसिटी क्या है, थोड़ा सा कम, ठीक है, मतलब जल्दी वो गलता नहीं है, क्लियर है ना, वो 1 हफ्ते तक ठहर सकता है। तो ऐसा कैसे किए, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, निफ जीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, निफ जीन के बारे में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कैसे किए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या किए, ध्यान से देखना। हो गया क्या, शुरू करें, ध्यान देना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन रहता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन रहता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। और इसको कौन ग्रहण करता है, आपका पौधा। कौन ग्रहण करता है, पौधा। तब जाकर के उसके उत्पादकता में क्या होता है, वृद्धि। तब जाकर के उसका उत्पादकता में क्या होता है, वृद्धि। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने का कौन काम करता है, बैक्टीरिया। कौन करता है ये काम को, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम। फ्रैंकिया करता है, राइजोबियम करता है, दो ठोक। हम लोग मोस्ट फेमस किसको जानते हैं, राइजोबियम। इस राइजोबियम के अंदर जो जीन रहता है उस जीन को हम लोग बोलते हैं निफ जीन। क्या बोलते हैं, निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग क्या किए, इस बैक्टीरिया को लिए, राइजोबियम को, ठीक है, और इसके अंदर जो ये जीन था, ठीक है ना, इस जीन को हम लोग क्या किए, कट करके निकाल लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। यहाँ तक क्लियर है। और चूंकि ये प्लांट है, प्लांट के लिए कौन से प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं, किसके लिए, टीआई प्लाज्मिड का। किसका उपयोग करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का। याद आया। तो हम लोग क्या करेंगे, टीआई प्लाज्मिड लेंगे। टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से प्राप्त हुआ। अब इस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है। यहाँ पास भी कौन सा, ध्यान देना, टीआई प्लाज्मिड में भी कौन सा एंजाइम का यूज करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा। फिर दोनों को क्या कर दिया हम लोग, जोड़ दिए। क्या कर दिए, जोड़ दिए। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, लाइगेज एंजाइम। पूरा पढ़ चुके हो ना हर चरण, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब इसके बाद ये जो प्लाज्मिड है इसको हम लोग, ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल, इस प्लांट सेल के अंदर क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। प्लांट सेल के अंदर क्या करा देंगे, प्रवेश करा देंगे। अब इस प्लांट सेल में कैपेसिटी आ गया, क्लियर है, कि वो नाइट्रोजन का क्या कर सके, डायरेक्ट फिक्सेशन कर सके। समझ आया कि नहीं। और ये हो गया, इसके इस तरीके से इसके उत्पादकता में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो सबसे पहले उदाहरण उत्पादकता में वृद्धि बताने के लिए किसका बता दिया तुम लोग को, निफ जीन का। प्रकाश संश्लेषण, ध्यान समझना, प्रकाश संश्लेषण के दर में वृद्धि करने के लिए भी एक उदाहरण है, उसको आपको खुद से पढ़ना है। क्लियर है। मैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बता दिया, प्रकाश संश्लेषण वाला खुद से पढ़ना है, नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, नेक्स्ट टॉपिक कवर करें। क्लियर है। ये दूसरा देखो, ठीक है। दूसरा देखते हैं पोषक मान में वृद्धि हेतु। पोषक मान में वृद्धि हेतु देखो, अफ्रीका जैसा एरिया है, वहाँ लोगों को चावल नहीं मिल पाता है, तो हम लोग प्रोटीन का पूर्ति, वसा का पूर्ति, इसके लिए बोलेंगे संतुलित आहार खाओ, तो ये गलत बात हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि उन लोगों को चावल यदि बांट रहे हैं तो चावल के साथ ही साथ उस चावल में क्या मिल जाए, विटामिन मिल जाए। एक पंथ दो काज हो जाए, ऐसा वाला। तो विटामिन की पूर्ति हेतु, किसकी पूर्ति हेतु, विटामिन की पूर्ति हेतु, पूर्ति हेतु, ठीक है ना। हम लोगों ने किसका उत्पत्ति किया, गोल्डन राइस का। किसका, गोल्डन राइस का, ठीक है ना। अच्छा, गोल्डन राइस का जो निर्माण था वो उदाहरण है किसका, जैव पुष्टिकरण का। आपके में क्वेश्चन आएगा, जैव पुष्टिकरण किसे कहते हैं, या बायोफोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन या जैव पुष्टिकरण
किसे कहते हैं करके। तो जैव पुष्टिकरण या बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, कोई भी जो पदार्थ है उसके पोषक मान में क्या करना, वृद्धि करना। जैसे नॉर्मल चावल था, उस चावल में तुम लोग क्या मिला दिए, विटामिन ए, तो उसके पोषक मान में क्या हो गया, वृद्धि। तो उस जैव को क्या किए तुम लोग, प्रबल किए, बायोफोर्टिफिकेशन। जैव प्रबलीकरण या जैव पुष्टिकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैव प्रबलीकरण या जैव पुष्टिकरण। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आता है पेपर में ना। जैव पुष्टिकरण या जैव प्रबलीकरण का उदाहरण दीजिए और समझाइए। गोल्डन राइस, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं। अब ध्यान दो कैसे होता है गोल्डन राइस का निर्माण कैसे हुआ। गोल्डन राइस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका रंग रहता है कैसे, पीला रंग। चावल का रंग कैसे रहता है, पीला, पीला चावल दिखाई देता है, ठीक है ना। अब पीला चावल मतलब हल्दी मिला है ऐसा वाला नहीं, ठीक है ना। ये जो राइस रहता है वो कैसे दिखाई देगा, पीला। अब ध्यान से समझना गोल्डन राइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, गोल्डन राइस बनाने के लिए चावल लेंगे। कौन सा चावल लेंगे, ओराइजा सटाइवा, ठीक है ना। धान है क्या, ओराइजा सटाइवा, क्या है, ओराइजा सटाइवा। क्या करते हैं, एक प्लांट रहता है डैफोडिल प्लांट, डैफोडिल प्लांट। इस डैफोडिल प्लांट के अंदर कैपेसिटी रहता है बीटा कैरोटीन बनाने का। क्या बना सकता है ये, बीटा कैरोटीन बनाता है। क्या बनाता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो रहता है विटामिन ए का प्रिकर्सर है, ठीक है। इसी से क्या बनता है, विटामिन ए, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन का निर्माण होता है और बीटा कैरोटीन का जो जीन है, बीटा कैरोटीन का जो जीन है, इस डैफोडिल प्लांट से हम लोग क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। कट कर लिए किस एंजाइम की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। चूंकि ये क्या है, एक प्लांट है, फिर से कौन सा यूज करोगे, कौन सा प्लाज्मिड यूज करोगे, टीआई प्लाज्मिड। फिर से टीआई प्लाज्मिड का यूज करेंगे। टीआई प्लाज्मिड में किसका यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, क्लियर है। किसका यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। फिर लाइगेज एंजाइम की मदद से, लाइगेज एंजाइम की मदद से क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और किसका निर्माण कर दिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे किसमें, ओराइजा सटाइवा में। किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, ओराइजा सटाइवा में, क्लियर है कि नहीं। चावल में इंटर करा देंगे, किसमें, ओराइजा सटाइवा में। अब ये जो राइस रहेगा, ठीक है ना, अब जो हमको ये चावल मिलेगा, इस चावल में, ठीक है ना, विटामिन ए भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। विटामिन ए भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। डैफोडिल प्लांट, ध्यान से समझना, डैफोडिल प्लांट होता है, उससे क्या मिलता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन से किसका निर्माण होता है, विटामिन ए का। किसका, विटामिन ए का। तो हम लोग क्या करते हैं, बीटा कैरोटीन के जीन को कट करेंगे और टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे। जुड़ने के बाद इसको एंट्री करा देंगे किसमें, ओराइजा सटाइवा में। किसमें, ओराइजा सटाइवा में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिल जाता है, गोल्डन राइस। क्या मिल जाता है, गोल्डन राइस। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना। क्योंकि इसका चावल का रंग सुनहरा रहता है, इसका रंग सुनहरा चावल भी बोलते हैं, या पीला चावल भी बोल सकते हैं, क्लियर है ना। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, किसका उदाहरण है ये, जैव पुष्टिकरण का या बायोफोर्टिफिकेशन का। नेक्स्ट सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, बीटी कपास। क्या पढ़ेंगे आप, बीटी कपास, ठीक है, बीटी कॉटन, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, बीटी कॉटन। चलो आगे बढ़ूं, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। फसल सुरक्षा के लिए है ये उदाहरण। किसके लिए है, फसल का सुरक्षा। पहला जो उदाहरण चला था किसके लिए, उत्पादकता के लिए था, और दूसरा वाला जो उदाहरण चला किसमें, पोषक मान में वृद्धि के लिए। अब बात कर रहा हूं किसका, फसल का सुरक्षा करने के लिए, ठीक है ना। फसल के ऊपर 3 प्रकार के कीड़े का अटैक हो सकता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार के। लेपिडोप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन, 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 लेपिडोप्टेरॉन, और एक होता है डिप्टेरा। 3 प्रकार के कीड़े फसल के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन, और एक होता है क्या, डिप्टेरा। क्या होता है, डिप्टेरा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। लेपिडोप्टेरॉन में, लेपिडोप्टेरॉन में, ठीक है ना, तंबाकू आता है, ठीक है ना। क्या आता है, तंबाकू बेड वर्म आता है और आर्मी वर्म आता है। टोबैको बेड वर्म आता है
और किसको शामिल किया जाता है बोला हूँ मैं आपको, आर्मी वॉर्म को, आर्मी वॉर्म को। क्लियर है ना। कोलियोप्टेरॉन जो रहता है इसमें भृंग को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? भृंग को। और डिप्टेरा में हम लोग किसको शामिल करते हैं? ठीक है, मक्खी और मच्छर को। इसको मक्खी और मच्छर को, ठीक है ना, फ्लाई एंड मॉस्किटो, मक्खी और मच्छर को शामिल करते हैं। क्लियर है ना। 3 प्रकार का कीड़ा है, लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन और डिप्टेरा। ये तीनों फसल को क्या कर सकते हैं? बर्बाद करते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब ये जो आर्मी वॉर्म है, आर्मी वॉर्म में 2 चीज़ होता है। कितना चीज़? 2 चीज़। एक होता है आपका कॉटन बॉल वर्म, कॉटन बॉल वॉर्म, और एक होता है कॉर्न बोरर। नाम सुने होंगे, कॉर्न बोरर, मक्का छेदक, मक्का छेदक, तना छेदक, मक्का छेदक, ऐसा करके सुने हो ना। ठीक है, यह है कॉर्न बोरर। बोरर मतलब छेद जो कर सकता है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये तीनों प्रकार के जो कीड़े हैं, ठीक है ना, ये पूरी तरीके से फसल को क्या कर सकते हैं? बर्बाद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक बैक्टीरिया रहता था, ठीक है ना। बैक्टीरिया है क्या आपका? बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? बीटी। क्या बोलते हैं? बीटी। बायोटेक्नोलॉजी नहीं, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, ठीक है ना। ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव हुआ है क्या? नहीं, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। क्लियर है ना। जब ये, ध्यान समझना, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसका जो स्पोर रहता है वो, जब इस स्पोर को मान लो मैं, ठीक है ना, यदि किसी पत्ती में, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, पत्ती नहीं बन रहा है यार, ठीक। जैसे कि ये, हाँ, मान लो किसी पत्ती में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस का स्पोर को हम लोग क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। पहले स्प्रे वाला सिस्टम चलता था, ठीक है। तो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस का स्पोर लेते थे मार्केट से, बीटी करके आता था, ठीक है, दवाई का पैकेट, और उसको हम लोग क्या करते थे? घोलते थे, और घोलने के बाद पेड़ पौधों में क्या कर देते थे? छिड़क देते थे। छिड़कने के बाद क्या होता था, जब इसके ऊपर ये तीनों प्रकार के, खासकर ये दोनों, ठीक है ना, ये तीनों प्रकार के, ठीक, या खासकर ये दोनों आकर के अटैक करते थे, तो जैसे ही ये कीड़ा आकर के अटैक करता था, ठीक, ऐसा बना देता हूँ कीड़ा को, ठीक है, स्पेशल टाइप का कीड़ा है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है, ये, ठीक। अब ये कीड़ा जैसे ही इनके ऊपर अटैक करता था, तो ये जो टॉक्सिन है, ठीक है ना, ये जो टॉक्सिन है, ये इसके कहाँ जाता था? ध्यान देना, इसके पाचन तंत्र में प्रवेश करता था। कहाँ प्रवेश करता था? पाचन तंत्र में। कहाँ जाता था? पाचन तंत्र में, ठीक है। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस पाचन तंत्र में जाता था, और पाचन तंत्र के कहाँ जाता था? मिडगट में, मिडगट में जाता था, मध्यांत्र, ठीक है। और यहाँ पास का जो माध्यम रहता है वो कैसे रहता है? क्षारीय माध्यम होता था। कैसा माध्यम होता था? क्षारीय माध्यम। कैसा माध्यम होता था? क्षारीय माध्यम। तो ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है ना, जब, ध्यान देना, तुम लोग इनएक्टिव टॉक्सिन को डाले हो, लेकिन जैसे इसको कीड़ा खाएगा तो उसके बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाएगा तो इनएक्टिव जो टॉक्सिन है, ध्यान से समझना, इनएक्टिव जो टॉक्सिन है वो, ध्यान समझना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव टॉक्सिन में। एक्टिव टॉक्सिन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव टॉक्सिन में। और एक्टिव टॉक्सिन में जैसे ही कन्वर्ट होगा, ध्यान से समझना, ठीक है, तो ये जो इसका आंत रहेगा, उस आंत में क्या उत्पन्न कर देगा? छेद उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना, पोर उत्पन्न कर देगा, छेद बना देगा, और कीड़ा तड़प तड़प करके मर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये कहानी था, समझ आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 प्रकार का कीड़ा है, ठीक है ना, लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन और डिप्टेरा। इसमें लेपिडोप्टेरॉन में आर्मी वर्म, 2 प्रकार का कॉटन बॉल वर्म और कॉर्न बोरर, ठीक है ना। ये क्या करता है? पूरा का पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। तो हम लोग क्या करते थे? एक बैक्टीरिया लेते थे, उसका स्पोर लेते थे बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस का, और उसको क्या करते थे? पेड़ पौधे के ऊपर छिड़काव करते थे। छिड़काव करते थे तो उसको जैसे ही कीड़ा खाता था,
तो उसके आंत में जाता था, आंत में माध्यम कैसा रहता था, क्षारीय, तो इनएक्टिव टॉक्सिन किस में कन्वर्ट होता था, एक्टिव में, और इसके आंत में क्या कर देता था, छेद, जिसके कारण इसका मौत हो जाता था। यहाँ तक क्लियर है। फिर ध्यान समझना, वैज्ञानिकों ने सोचा कि बाहर से छिड़काव का काहे जरूरत, बाहर से काहे छिड़काव करें। हम लोग ये करते हैं कि बीटी जो है, बैसिलस यूरेनजेनेसिस, इसका जो जीन है जो कि टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, कोई ना कोई जीन तो होगा जो टॉक्सिन को बनाता होगा, उस जीन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्राइजीन। क्या बोलते हैं, क्राइजीन। इस क्राइजीन का को क्या कर लेते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं। इस क्राइजीन को क्या कर लेते हैं, अलग, और अलग करने के बाद प्लांट के अंदर एंट्री करा देंगे। अब जब प्लांट को खाने के लिए आएगा तो कीड़ा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले जीन को क्या बोलते हैं, क्राइजीन। क्या बोलते हैं, क्राइजीन। पहले तो इतना समझ आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। बीटी जीवाणु से प्राप्त जीन को क्या बोलते हैं, क्राइजीन। यही क्राइजीन क्या बनाता है, इनएक्टिव टॉक्सिन। क्या बनाता है, इनएक्टिव टॉक्सिन। जैसे ही कीड़ा खाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव में। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, ये जो बीटी से प्राप्त क्राइजीन होता है ना, बैसिलस यूरेनजेनेसिस से प्राप्त जो क्राइजीन है, वो कितने टाइप का रहता है, 2 टाइप का। कितने टाइप का रहता है, 2 टाइप का। क्लियर है? एक होता है क्राई फर्स्ट AB। क्या होता है, क्राई फर्स्ट AB। एक होता है क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB। क्राई सेकेंड AB जीन का नाम है, क्राई फर्स्ट AB, क्राई फर्स्ट AB, क्राई सेकेंड AB। याद रख लोगे, पहला और दूसरा, फर्स्ट AB और सेकेंड AB। और AC कितना है, पहला, क्राई फर्स्ट AC। ये 2 फॉर्म में है, AB पहला और दूसरा, और क्राई फर्स्ट AC। क्राई फर्स्ट AB जो रहता है किसको खत्म करता है, कॉर्न बोरर को नष्ट करता है। और क्राई फर्स्ट AC और AB किसको खत्म करता है, कॉटन बॉल वर्म को। यानी कि मक्का की फसल को बचाने के लिए इसका यूज करेंगे, इस जीन का। और कपास की फसल को बचाने के लिए किसका यूज करेंगे, क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB का। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, नीट में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। क्लियर है ना? क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर को नष्ट करता है, क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB किसको खत्म करता है, कॉटन बॉल वर्म को नष्ट करता है। किसको, कॉटन बॉल वर्म को। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? अब पूरा सिद्धांत समझ गया, फिर से इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ आया है कि नहीं? क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या लेंगे, बीटी जीवाणु लेंगे, बीटी जीवाणु बैसिलस यूरेनजेनेसिस, और इससे हम लोग क्या करेंगे, क्राई प्रोटीन को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ये क्राई प्रोटीन को अलग कर लिया। क्लियर है ना? किसको अलग कर लिया, क्राई प्रोटीन को। अच्छा, इसी टाइम हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्लांट है, प्लांट में भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बोला हूं मैं, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड किससे मिलता था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, नाम याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। प्लांट में एंट्री करवाना है कौन से प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। और एनिमल में रेट्रोवायरस। क्लियर है ना, क्या, रेट्रोवायरस। यहाँ तक क्लियर है? तो टीआई प्लाज्मिड, ये टीआई प्लाज्मिड, इसके ऊपर भी कौन सा एंजाइम काम किया होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से क्या किए होंगे, कट किए होंगे, और फिर इन दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये जो क्राई प्रोटीन है इसको हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये देखो क्या कर दिए, जोड़ दिए। कौन से एंजाइम की मदद से जोड़ते हैं, बोला हूँ मैं, लाइगेज एंजाइम। कौन से एंजाइम की मदद से जोड़ देते हैं, लाइगेज एंजाइम से। यहाँ तक क्लियर है? और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको, ठीक है ना, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, आपका, ठीक, पेड़ नहीं बने यार, इतना खराब बनाते हैं हम लोग यार, ठीक है, ध्यान दो, ठीक, पेड़ बना देते हैं, नहीं बन रहा है क्या, ये अच्छा दिख रहा है, हाँ चलो तो फिर इसी को करते हैं, ठीक, ध्यान दो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉटन का, ठीक है ना, कॉटन प्लांट के अंदर क्या कराएंगे, एंट्री करा देंगे। क्या करा देंगे, एंट्री करा देंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं?
ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको किसके अंदर एंट्री करा देंगे, कॉटन प्लांट के अंदर। चलो बताओ कैसे एंट्री कराते हैं होस्ट के अंदर, तुम लोग को बताया था मैं, केमिकल मेथड होता है या तो फिर बायोलिस्टिक जीन गन होता है, याद आया, या माइक्रो इंजेक्शन होता है। प्लांट है तो बायोलिस्टिक जीन, यानी कि इसका सेल लिए होंगे भाई, समझ आ रहा है कि नहीं, इसका सेल लिए होंगे, इस सेल के अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कराएं, एंट्री कराएं, फिर टिश्यू कल्चर करके इसका क्या कर दिए, प्रोडक्शन कर लिए होंगे। समझ आया, लेकिन मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं। तो इससे ये जो हमारा कपास बना, ठीक है ना, अब इस कपास के अंदर कौन सा प्रोटीन आ गया है, बीटी, ठीक है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, बीटी का जीन आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीटी कपास, क्या बोलेंगे, बीटी कपास। अब बाई चांस कीड़ा आएगा इसको खाएगा, जैसे ही कीड़ा इसको खाएगा इनएक्टिव टॉक्सिन इसके बॉडी के अंदर जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव। क्यों, क्योंकि वो क्षारीय माध्यम में गया, क्षारीय माध्यम में जैसे ही जाता है इनएक्टिव टॉक्सिन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब उसके आंत में छेद हो जाएगा, कोशिका फूल जाएगा, फूल करके फट जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो इस ध्यान से समझना, इसी तरीके से बीटी कपास का निर्माण किया गया है, बीटी पोटैटो का निर्माण किया गया है, ठीक है ना, बीटी कपास का, बीटी पोटैटो का निर्माण किया गया है, आपका बीटी कॉटन, ये तो हो गया बीटी कॉटन, और क्या बना सकते हैं, बीटी टोमेटो, क्या बनाया गया है, बीटी टोमेटो। देखो ध्यान समझना, ये केवल कीड़े को नुकसान पहुंचाएगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा क्या, नहीं, क्लियर ना। लेकिन याद रखना अधिकतर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसे प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है जो हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल ना हो। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कपास है, कपास को तो तुमको खाना नहीं है, उसका कपड़ा बनता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस कारण बीटी कपास, लेकिन मान लो बीटी पोटैटो बना रहे हो, पोटैटो को तो तुम खाओगे, वो तुम्हारे खाद्य श्रृंखला में मान लो आ गया, तो इन फ्यूचर तुमको क्या दिक्कत होगा उसको थोड़ी पता है तुमको, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस कारण आहार श्रृंखला में जिन खाद्य पदार्थों का यूज होता है, ठीक है ना, उनके निर्माण में अधिकतर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, जिससे हमको केवल और केवल क्या प्राप्त करना है, उत्पाद प्राप्त करना है। जैसे कि आपका बोल दिया ना, कपास है, कपास से केवल कपड़ा उद्योग है, खाना तो है नहीं उसको, तो बीटी कॉटन बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बीटी कॉटन वगैरह का यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एक और पीड़क प्रतिरोधी पौधा मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, जिसके ऊपर अटैक करता है, क्लियर है, और इसको हम लोग किस तरीके से नष्ट करते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।